Hello everyone, welcome to our social science class. Beta, we have already completed our first chapter of economics, that is development, and today we'll start the first chapter of geography, that is resource and development. Okay, so as the name of the chapter has a term resource, let us understand the meaning of resource. रिसोर्स की बेटा जब भी हम बात करते हैं whenever it is asked in your class, you always answer that everything available in the environment that fulfills our need. ओके, दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिसोर्स बोल देते हैं. लेकिन 3 कंडीशंस इट नीड टू फुलफिल. किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को रिसोर्स बनने में 3 चीज़ें जो है वो फुलफिल होनी चाहिए. वो 3 चीज़ें क्या है, ध्यान से देखेंगे. इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ रिसोर्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में है, वी शुड नो द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट और टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर मटेरियल इनटू अ यूजेबल फॉर्म. वी शुड हैव अ टेक्नोलॉजी टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सेकेंड, इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल. तो इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स वी शुड बी एबल टू अफोर्ड दैट टेक्नोलॉजी एंड दैट प्रोडक्ट. क्या हम उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं? हमें टेक्नोलॉजी तो पता है, बट आर वी एबल टू अफोर्ड दैट टेक्नोलॉजी? क्या वो हमारी इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल रीच में है? अगर है तो फाइन, नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी पता होने के बाद भी इट विल बी यूजलेस फॉर अस. द थर्ड थिंग इज इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि क्या हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, अगर कोई रिसोर्स हमें मिला है लेकिन उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इवन देन दैट नेचुरल प्रोडक्ट विल बी यूजलेस. वी कैन नॉट कॉल इट अ रिसोर्स. सो कोई भी चीज़ दैट सेटिस्फाई आवर नीड बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ओनली देन इट कैन बी टर्न एज अ रिसोर्स. Now, interdependent relationship between nature, technology and institutions. अब कोई भी रिसोर्स, सबसे पहली बात तो ये जो भी चीज़ें नेचर में अवेलेबल हैं, हु आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स? वे ह्यूमन बींग. तो इसलिए ह्यूमन बींग जो है वो प्राइम फैक्टर है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आप यहाँ पे एक ट्राइंगल देख सकते हैं, द सेम फिगर इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. सो ह्यूमन बींग जो है इन सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस रॉ मटेरियल को, इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहा है. ठीक है, नेचर के कांटेक्ट में कौन आ रहा है? ह्यूमन बीइंग आ रहा है. अभी इसको यूज़ कैसे करना है, इसके टेक्नोलॉजी भी कौन ढूंढ रहा है? वो भी ह्यूमन बीइंग ही तो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ें हमें पता चलती हैं, किस चीज़ों को और किस तरीके से बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है. दैट साइंटिस्ट और द अदर रिसर्चर्स फाइंड आउट. और ये सारा काम होता कहाँ पर है? ये सारा काम हमारा होता है इंस्टीट्यूशंस में. सो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर. ठीक है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट्स विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. आप देख सकते हैं, यू हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो, कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन. अब नेचुरल में हमारे पास रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हैं, एंड ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी है. ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब ये जो नेचर में चीज़ें हैं, इसको हम इन सभी रिसोर्सेज को विच आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, we can classify them on different basis. तो first we will classify them on the basis of origin. origin मतलब वो कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, from where they have been originated. So on the basis of origin they are biotic and abiotic. आप लोग 8th में भी कर चुके हैं ये चीज़ें. biotic resources obtained from biosphere and abiotic resources that we get from non-living things. तो the resources that we get from living things or living beings or from the biosphere, that we call them biotic resources,
and the resources that we get from the non-living things are called abiotic resources. Examples आपके सामने हैं, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स. हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं. फ्लोरा वेजिटेशन को, ट्रीज़ को यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं. एनिमल्स को यूज़ करके हम बिजनेस तक कर रहे हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? बायोटिक रिसोर्सेज में. एबायोटिक रिसोर्सेज में रॉक्स, मेटल्स या जो भी मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स हमें लैंड के अंदर से दैट वी डिग आउट, वो सभी किस में आएंगे? हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज में. यहाँ तक क्लियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यू कैन सी हियर, बायोटिक एंड एबायोटिक. तो यहाँ पे आप देखेंगे दीज आर दी प्लांट्स, ग्रास. ये हमारी क्रॉपिंग किस में आएगी? ग्रास किस में आएंगे? वेजिटेशन किस में आएगी? बायोटिक फैक्टर में. लेकिन एबायोटिक में लैंड एंड वाटर, हम इनको भी यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्शन फैक्टर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज़ वाई दे आर दी एबायोटिक फैक्टर्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब एग्जॉस्ट होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना, एक्सपायर होना, नष्ट होना. सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दे कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज. ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे होते हैं, नाम से ही क्लियर है, दैट कैन बी रीन्यूड, दैट कैन बी रीयूज्ड. ओके, the product or the resource that can be used again and again. For example, water can be recycled. Solar energy, that will not finish, okay, that will not come to an end. Wind energy, that will not come to an end. So these are the things, or these are the resources which comes under renewable resources that can be renewed or reproduced. But non-renewable resources, these are those resources which take long period to come into existence. इनको बनने में it take millions of years, बहुत समय लग जाता है. ठीक है, and they are not recyclable, they are not reusable. उनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. सिर्फ कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं, जिसमें मेटल आ जाता है. लेकिन अगर हम लोग ज़्यादातर रिसोर्सेज की बात करें, जिसमें हमारे मिनरल्स हो गए, जैसे पेट्रोलियम, ओके, इसको क्या हम लोग पेट्रोल को रीयूज़ कर सकते हैं? नहीं. बाइक में एक बार डाला, बाइक चलाई, जितना उड़ गया तो उड़ गया, इट्स फिनिश. यू हैव टू गेट द न्यू स्टॉक. कोल हो गया, ऐसे वुड हो गई. तो ये सारी चीज़ हमारी किस में आएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, दैट कैन नॉट बी रीन्यूड और दैट कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस्ड, जिसको हम दोबारा यूज़ करके हम लोग उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते उसमें से कुछ और. वो एक बार यूज तो इट इज फिनिश्ड. दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप की अगर हम बात करते हैं, ऑनरशिप मतलब हु इज द ऑनर, मालिक कौन है उस पर्टिकुलर रिसोर्स का. ठीक है, तो ऑनरशिप के बेसिस पे देयर आर 4 कैटेगरीज, दैट इज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. Let's know these resources. इंडिविजुअल रिसोर्सेज को हम लोग प्राइवेट रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं बेटा. जो भी हमारा निजी सामान है, हमारा जो पर्सनल सामान है, प्रॉपर्टी है, हमारी लैंड प्रॉपर्टी है, हमारा होम है, हमारी कोई शॉप है, वो सब किस में आएंगे? वो हमारे सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएंगे. किसी दुकान का मालिक एक ही होगा, किसी खेत का मालिक एक होगा, किसी घर का मालिक कोई एक होगा. ठीक है, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगी, दैट कम्स अंडर द इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सेकेंड हमारी आती है कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्स को हम लोग पब्लिक रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो प्लेसेस या वो रिसोर्सेज हैं जिसको सोसाइटी के सभी लोग यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी हियर दीज आर द रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए. क्या हमें कोई पार्क पे जाने से रोक सकता है? कोई लेक है, क्या हमें कोई लेक पर जाने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता. नो वन कैन डिनाई अस. ठीक है, वी हैव द राइट टू गो देयर एंड टू यूज दोज पब्लिक प्लेसेस. तो दोज आर दी कम्युनिटी रिसोर्स. कहीं पे नदी बह रही है, वो नदी हम पब्लिक रिसोर्स में तो नहीं आता, वो नदी एक्चुअल में नेशनल में आती है. लेकिन कोई पब्लिक पार्क है, आप पार्क में जा रहे हो, पार्क में घूम रहे हो, तो क्या आपको कोई बोल सकता है कि भी इस पार्क में आपने एंट्री नहीं करनी? नहीं, नो वन कैन डिनाई यू. तो वो किस में आएंगे? हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में आएंगे. नेक्स्ट इज
हमारा है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज नाम से ही पता है, विच आर ओन्ड बाय द नेशन और द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन। वो रिसोर्सेज जिसके ऊपर उस देश की सरकार का हक होता है। तो उसमें आपके ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हेयर, लाइक रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, मिनरल्स, वाटर। उस देश में, उस पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स निकालते हैं, वो उस देश की प्रॉपर्टी है, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री। अब भारत की एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, एक मैप जब आप देखते हो तो आपको एक आउटलाइन नज़र आती है, उसके अंदर जो कुछ भी है दैट कम्स अंडर द नेशनल रिसोर्स, क्योंकि वो उस देश का है। ठीक है। द टर्म टेरिटोरियल वाटर रेफर्स टू द ओशनिक एरिया अप टू 12 nautical miles from the coast. The country has legal powers to acquire even private property for public good. अगर सरकार को कभी ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, वो क्या कर सकती है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक गुड। गुड मतलब वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए। अगर उसको किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना पड़े तो वो करती है। आपने कई बार सुना होगा लोगों से कि किसी के खेत या किसी की कोई प्रॉपर्टी मेन रोड पर आ गई, वहाँ पर फ्लाईओवर बनना है या कुछ डैम बनना है, तो उन लोगों की प्रॉपर्टी उनसे ले ली जाती है। उसके बदले में दे विल गेट द money, they will get the financial amount in return. Okay, but urban development authorities get empowered by the government to acquire land. तो इसके लिए जो है पूरा प्रोसेस होता है, और इस तरीके से गवर्नमेंट, तभी बोला गया है कि एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज़ अ नेशनल रिसोर्स। तभी बोला गया क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय सर्टन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल नाम आ गया तो ऑफकोर्स दे आर नॉट ओन्ड बाय एनी पर्टिकुलर कंट्री, उसके ऊपर किसी कंट्री का तो कोई हक नहीं होता। और ये जो रिसोर्सेज है ये कहाँ मिलते हैं, ये ओशंस में मिलते हैं। अभी हमारे पास जो ज़मीन है, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इफ विल टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रोड्स हैं, वो सब हमारी नेशनल उसमें आ जाएंगे, रिसोर्सेज में आ जाएंगे। बट इफ़ विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अब इंडिया के साथ जो समुद्र लगते हैं नीचे, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, या दूसरी साइड दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम लोग बात करते हैं, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, जिन भी कंट्रीज़ को ये ओशंस टच करते हैं, ये उस कंट्री की कोई प्रॉपर्टी नहीं बन गए हैं। लैंड पार्ट है, उस लैंड के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं वो उस कंट्री की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कोई भी ओशनिक बॉडी, कोई वाटर बॉडी किसी कंट्री को टच करती है, तो आपने पीछे देखा था 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर तक की जो बाउंड्री होगी उन ओशंस की, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है बेटा 19.2 किलोमीटर। तो अब जैसे हमारे साथ इंडियन ओशन टच होता है, बे ऑफ बंगाल टच होता है, तो यहाँ पे 19 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में वी कैन यूज द मिनरल्स और द रिसोर्सेज अवेलेबल। बट आफ्टर दैट, बियॉन्ड दैट, जो भी मिनरल रिसोर्सेज इफ विल कम टू नो, तो फॉर दैट वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यू कैन सी हियर the oceanic resources beyond 200 km of the exclusive economic zone which belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence, you can say the permission of the international institution. India had to obtain the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean. अब देखो इंडियन ओशन का नाम हमारे देश पर पड़ा है ना, लेकिन इंडियन ओशन में जो मैंगनीज जो पाया जाता है उसको यूज़ करने के लिए हमें पहले इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो जो उस पर्टिकुलर जोन के बाहर आ जाएगा, जितना जोन हमारी टेरिटरी में है उसके बाद की जो भी लिमिट होगी, वहाँ पर अगर हमें हमारे साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, या किसी भी कंट्री के रिसर्चर्स को किसी भी ओशन में किसी मिनरल के बारे में पता चलता है और वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो फॉर दैट फर्स्ट दे हैव टू टेक द परमिशन। सो हेयर यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स। सी, the first one is the home, that is an example of individual property.
कम्युनिटी ओन्ड पार्क दिया हुआ है, नेशनल में हमारा रेलवेज आ गए, एंड इंटरनेशनल में आपको अभी बताया था कि एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द ओशंस दैट कम्स अंडर द इंटरनेशनल property or the international resources. Now the last classification is classification on the basis of development. Just listen to it very carefully. The first one is the potential resource. What are the potential resources? Potential resources are those which are found in the region which have not been utilized. Examples, wind and solar energy. Potential मतलब क्षमता, ability. तो कोई भी resource जो हमें पता है, वी नो अबाउट दैम, बट अभी तक हमने उनको पूरे तरीके से यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है. वी हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज़ दैम, वी नो हाउ टू यूज़ दैम, लेकिन वी हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग दोज टेक्नोलॉजी इन अ ऑप्टिमम वे. वी हैव नॉट यूज दैम प्रॉपरली. तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज. यानी उनका यूज़ तो हो रहा है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है, वो अभी भी हमारी बहुत सारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. एग्जांपल है विंड एंड सोलर एनर्जी. हमको पता है विंड एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आर वी यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ? नो. बहुत कम लोग हैं, बहुत कम फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं जो कि सोलर एनर्जी को, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर प्लांट लगवाए हुए हैं. राइट. सेकेंड हमारा आ गया डेवलप्ड रिसोर्सेज. अब डेवलप्ड रिसोर्सेज बेटा नाम से ही क्लियर है, डेवलप्ड यानी कि जो पूरे तरीके से डेवलप हो चुके हैं. तो वो रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग सिंस एंशिएंट टाइम एंड स्टिल वी आर यूजिंग इट, और उनके अब खत्म होने की नौबत आ गई है. इसमें ज़्यादातर, नॉट ऑल, बट इसमें ज़्यादातर हमारे आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वुड हो गया. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ बहुत एंशिएंट टाइम में लोगों ने पुराने समय में सीख लिया था, तब से यूज़ करते आ रहे हैं, और आज भी हम लोग उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. देखो गाड़ियाँ हैं, सोलर एनर्जी से चलने वाली आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आ गई हैं, पर नहीं, हमने कौन सी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली यूज़ करनी है. राइट. तो इस तरीके से दीज आर द डेवलप्ड रिसोर्सेज. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, द थर्ड वन इज स्टॉक. Stock refers to the material in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these. अब देखो हमने फर्स्ट किया था पोटेंशियल. पोटेंशियल में क्या था बेटा? हमें रिसोर्स पता है, हमें टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन हम लोग उसको पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे. लेकिन स्टॉक में क्या है? स्टॉक में वी हैव द मटेरियल, we have the resource, but we don't know how to use that particular resource. हमारे पास उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है. we don't have access to that technology. अब हो सकता है तो हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता, या फिर टेक्नोलॉजी पता है, हम लोग उसको इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है. तो वो किस में आ जाएंगे? हमारे स्टॉक में आ जाएंगे. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वाटर. वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू, यू कैन सी हियर, इनफ्लेमेबल गैसेस, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और आप देखेंगे तो इसमें 2 कंपाउंड्स आ गए हमारे, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया. हम इन दोनों को अलग अलग करके 2 अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिल नाउ वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू डिसइंटीग्रेट दीज 2 पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड यूज देम सेपरेटली. अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज आवर रिजर्व्स. रिजर्व is somewhat similar to stock. Just listen carefully. Reserves are the subset of the stock which are yet to be put into use with the help of existing technical know-how. These can be used for meeting future requirement. Example, river water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being used only to limited extent. अब रिजर्व होता है स्टोर करके रखना. पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, चाहते हुए भी नहीं कर रहे. स्टॉक में हमारे पास रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है ही नहीं. लेकिन रिजर्व में हमारे पास सब कुछ है, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? टू सेव इट, टू स्टोर इट, फॉर टू फुलफिल आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है? रिजर्व्स. एग्जाम्पल इसमें आपको दिया गया है river water. I hope that the chapter is clear to you all till here. If you still have any doubt, you can ask me. Till then, take care and bye.